हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था, विंग ने डार्क एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है वो एक किताब में पढ़ लिया। अब उसके अंदर और भी अच्छे से आत्मविश्वास आ चुका था कि वो अब तो वांग जी को सेफली घर ला के ही रहेगा। भले विंग को अब कुछ भी हो जाए, वो अब तो वांग जी को वापस लैन क्लैन ला कर ही रहेगा और वेंस का खात्मा करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दृढ़ निश्चय करके वो रात को जाने ही वाला था कि अचानक ही नीहू सेन उसके सामने आ जाता है, जिसे देख कर विंग कहते हैं, नीहू सेन क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। ये सुनकर नीहू सेन उसको रोकते हुए कहते हैं, विंग मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता जैंग जैंग से झूठ बोल के। मुझे पता है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बट आज जो भी कुछ हुआ मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता है जैंग जैंग ने मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मुझ पे यकीन करेगा, बट अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये सुनकर विंग कहते हैं, नी हुसैन ये कैसी बातें कर रहे हो। देखो आज ऐसी बातें मत करो, आज मुझे जाने दो। पक्का मैं सेफ रहूँगा, मैं सेफली वापस आ जाऊँगा। देखा मैंने बोला था ना, कल मैं सेफ वापस आ जाऊँगा, मैं आ भी तो गया था ना। ये सुनकर नी हुसैन कहते हैं, प्लीज़ विंग, मैं जैंग जैंग से झूठ नहीं बोल सकता, मत जाओ ना। तुम जैंग जैंग से बात करके चले जाना। माफ़ कर दो मुझे, बट मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, माफ़ कर दो। ये बोलते हुए मी हुसैन ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, जिसे देखकर विंग समझता है कि नी हुसैन के अंदर क्या कश्मकश चल रही है। वो धीरे से कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो पीछे हट गया था। नी हुसैन को लगा कि विंग मान गया है, इसीलिए वो खुश हो जाता है। वो विंग को देखते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच विंग, तुम मेरी बात मान गए। ये सुनकर विंग चुपचाप अपना सर हिलाता है, बट वो ऐसे कैसे ना जाए। उसके जांग फूक वहाँ किस हालत में है विंग ने कल देखा है। विंग वो सब देखने के बाद अब यहाँ रुक जाए उसे हो ही नहीं सकता। वो तो आज वहाँ जाना भी चाहता था, बट जो सुबह हुआ, जैंग चैंग ने जैसा रिएक्शन दिया उससे विंग समझ चुका था कि अगर वो दोपहर में कहीं चला गया ना, तब तो जैंग जैंग बहुत ज़्यादा ही भड़क जाएगा। इसीलिए विंग दोपहर में जा तो नहीं पाया, बट रात को उसे जाना ही जाना है किसी हाल में भी। बट वो नीहूसन को कैसे बोले, कैसे समझाए। वो नीहूसन को फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ सच में नीहूसन का डरना एक तरीके से लाजमी ही है। वो अगर जैंग जैंग से झूठ बोलेगा, अगर जैंग जैंग को पता चला कि नी हुसैन ने झूठ बोला इतना कुछ होने के बावजूद भी, तब तो वो सच में उसके साथ रिश्ता तोड़ देगा। और विंग अपने वजह से इन दोनों का रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसीलिए अभी के लिए वो मान गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नी हुसैन और विंग बेड पे लेटे हुए थे, क्योंकि वांग जी के जाने के बाद से और सभी ओमेगा के लैंडक्लैन में आने के बाद से विंग के साथ नीहू सैन ही एक कमरा शेयर करता है, क्योंकि अगर विंग के साथ कोई ना रहे ना, तो विंग पक्का कहीं ना कहीं भाग जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई उसके साथ रहता ही था, और अभी नीहू सैन उसके साथ रह रहा है। नीहू सैन विंग लेटे हुए थे, विंग सो नहीं पा रहा था। वहीं नी हुसैन वो विंग को ही देखे जा रहा था कि विंग सोने के दौरान कहीं चला ना जाए। इसीलिए जब तक विंग सो नहीं जाता, वो तब तक जागने का निर्णय लेता है। वहीं विंग समझ पा रहा था कि नी हुसैन क्यों जाग रहा है, इसीलिए वो धीरे से नी हुसैन की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, पहले तुम सो जाओ, उसके बाद। ये सुनकर विंग कहता है, तुम सच में मेरे भाई जैसा बर्ताव कर रहे हो। ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है, मैं तुम्हारी शाहजी बनने वाला हूँ, तो मेरा हक बनता है, और वैसे भी तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी भी जिम्मेदारी है। और आज जो भी कुछ हुआ, मैं वो सब देखने के बाद बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता विंग, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं जैंग चैंग से बहुत प्यार करता हूँ।
ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ समझता हूँ समझता हूँ, ठीक है बाबा मैं सो रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नी हुसैन कुछ टाइम तो विंग को देखता रहता है कि विंग सोया है कि नहीं, बट जब उसे लगता है कि विंग सो गया है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कुछ टाइम के बाद ही सो जाता है। वहीं विंग कुछ टाइम के बाद अपनी आंखें खोलता है। वो पहले चेक करता है कि नी हुसैन सो गया है कि नहीं, और जैसे ही उसे लगता है कि नी हुसैन अब गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे धीरे से उठता है और एक खिड़की को खोलकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। वो चुपके चुपके से उस जगह जाने लगता है जहाँ पर युद्ध हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो भी युद्ध कर रहा था, बट कल रात जो भी कुछ हुआ उससे उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई है कि वो लोग भी जीत सकते हैं, बट उस इंसान की उन्हें ज़रूरत है। वांग जी आज पूरा दिन भर उस इंसान का वेट कर रहा था कि वो इंसान कब आएगा। आज वांग जी को पहली बार किसी इंसान की इतनी तलब हो रही थी कि भाई कोई आए, वो इंसान आए, उनकी हेल्प करे, क्योंकि सच में पहली बार वांग जी को लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा। उसे सच में उस इंसान की ज़रूरत है। वांग जी बस गॉड से प्रे कर रहा था कि वो इंसान जल्द से जल्द आ जाए। पूरी दिन भर तो उसने कैसे न कैसे गुजार लिया, बट जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। वांग जी के बॉडी में बहुत ज़्यादा ही चोटों के निशान बन चुके हैं और वो डार्क एनर्जी कहीं ना कहीं वांग जी को भी हार्म कर रही है। वांग जी की बॉडी को वो अंदर से खाते जा रहा है। अब वांग जी को पता चल गया है कि अगर वो जीता नहीं ना, अगर कुछ टाइम और वो ऐसे लड़ते रहा तो सच में वो यहीं पर दम तोड़ देगा। वांग जी इसीलिए उस इंसान का वेट कर रहा है। आज पूरा दिन देखने के बाद जब उसे लगता है कि वो इंसान नहीं आया तो वांग जी को थोड़ा सा बुरा फील होता है कि वो इंसान क्यों नहीं आया। वो रात होने का इंतज़ार करता है, शायद तक रात को ही आ जाए। वो देखे जा रहा था, रात के 3 बज चुके थे। वांग जी हर तरफ देख रहा था, वो लड़ भी रहा था, देख भी रहा था कि कहीं से तो वो आ जाए। इसी टाइम तो वो इंसान आया था उनकी मदद करने के लिए, क्या वो आ जाएगा? अब रात के 4 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया। सुबह होने वाली है, शायद तक वांग जी को किसी की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। शायद तक वो इंसान बस उन्हें एक उम्मीद देकर उनकी उम्मीद को तोड़कर कहीं चला गया है। अभी वांग जी अपने मन में यही बात कह रहा था कि वांग जी तुम्हें अब किसी और के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, इतने सारे लोगों के ऊपर यकीन रखना चाहिए। हम कुछ भी करके ये युद्ध जीत ही लेंगे। हम हम जीत ही लेंगे, ये बोलकर वो अपने आप को हिम्मत देता है और पूरी ताकत लगाकर वो फिर से युद्ध भूमि में फोकस करने लग गया था। बट इस बार और भी बुरी तरीके से वेंस ने हमला किया, क्योंकि कल रात जो भी कुछ हुआ वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि अचानक से क्या हुआ था। उनके डेड क्रॉप्स का उनके ऊपर से कंट्रोल कैसे खो गया था। तो इस बार उन्होंने और भी अच्छे तरीके से उन लोगों को कंट्रोल किया ताकि कोई दूसरा इंसान उनके डेड क्रॉप्स को कंट्रोल ना कर सके। उन्होंने और भी ज़्यादा उनको पावर दिया, जिस वजह से आज और भी बुरी तरीके से जो कल्टीवेटर्स हैं वो घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या जो कल हुआ वो बस उनके उम्मीद को जगाकर तोड़ने के लिए था? क्या कल जो भी कुछ हुआ वो वेंस ने किया था? क्या वेंस का ये चाल था कि उनके उम्मीद को जगाकर तोड़ना? ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में युद्ध के टाइम पे हर योद्धा इस्तेमाल करता है। जब भी किसी को छल से मारना हो तो कई बार योद्धा इस प्रकार के छल कपट का इस्तेमाल करता है। जब दूसरा पक्ष कमजोर हो फिर भी वो सब हिम्मत जुटाकर युद्ध जीतने के प्रयास कर रहे हो, तब ये ये छल कपट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको हिम्मत दे, ये बोले कि कोई है उनकी मदद के लिए और वो इंसान हमें जिता सकता है। तो इस उम्मीद में सारे सैनिक आ जाते हैं और सारे सैनिक जो पहले से ही कमज़ोर हैं, वो जो हिम्मत जुटाकर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर युद्ध कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो है ना उनकी हेल्प करने के लिए। और इस तरीके का षड्यंत्र एक माँ के दुलार और एक बच्चे का जो बचपना होता है उससे लिया गया है। असल में जब भी कोई बच्चा जब छोटा होता है तो छोटे में वो जब चलना सीखता है तो चलते चलते वो कई बार गिरता है। जब वो अकेला होता है तो वो खुद से हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम उसे पता है कि कोई उसके मदद के लिए आएगा नहीं तो उसे खुद ये सब करना पड़ेगा। बट जैसे ही उस बच्चे ने अपनी माँ को देखा, अगर किसी का सपोर्ट देखा कि हाँ भाई कोई है उसके सपोर्ट के लिए, तो वो बच्चा जो हिम्मत करके उठ सकता है वो नहीं उठता, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो हिम्मत होते हुए भी कमज़ोर पड़ जाता है। वही टेक्निक यहाँ पर अपनाई जा रही है। वांग जी को यही लग रहा है कि वेंस ने ही ये टेक्निक अपनाई है ताकि वो कल्टीवेटर्स को लॉन कल्टीवेटर्स को कमज़ोर कर सके। इसीलिए वांग जी थोड़ा सा सैड हो जाता है कि वो भी इनके झांसे में आ गया। बट अब नहीं, वो अब इनके झांसे में नहीं आएगा। यही सोचकर वो अपने पूरे सैनिकों को समझाता है कि कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, हमें जो करना है हमें ही करना है, हमें ही जीतना है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आने वाला है। तो जितनी हिम्मत हो सके जुटाओ, हमें इन लोगों को मार गिराना है। ये सुनकर कई लोगों को बहुत बुरा लगता है कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं आने वाला, बट फिर भी वो सब हिम्मत जुटाते हैं और फिर वो अच्छे से युद्ध करने लगते हैं। और इस बार और भी ज़्यादा आक्रोश के साथ वो लड़ाई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग जल्दी जल्दी से वहाँ आता है, क्योंकि उसे पहुँचते पहुँचते 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। विंग बहुत बुरी तरीके से थक चुका था, बट फिर भी वो वेट भी नहीं करता और रुकता भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही टाइम में सुबह हो जाएगी। अगर सुबह हो गई तो उसे वापस जाने में टाइम हो जाएगा। अगर वो वापस टाइम से नहीं जा पाएगा तब तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, और जैसे वो पहुंचता है वो देखता है कि इस बार और भी ज़्यादा बुरी तरीके से वैंस ने लान कबीले और जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उनके ऊपर हमला किया है, और भी बुरी तरीके से वो सभी लोग घायल होते जा रहे हैं। विंग एक पल के लिए गहरी सी सांस लेता है। वो वांग जी को देखता है जो अपने पूरी पावर के साथ उन लोगों के साथ युद्ध कर रहे हैं। विंग अपने जांगफू को देखकर एक पल के लिए मुस्कुराता है और कहता है, जांगफू आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब आ गया हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, अब आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। ये बोलकर विंग फिर से बांसुरी उठाता है और फिर से वो अपनी म्यूज़िक स्टार्ट करता है, जिससे जितने भी डेड क्रॉप्स थे वो उस म्यूज़िक की धुन को सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो फिर कंफ्यूज हो गए कि ये सब अब कहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन वाले जब ये देखते हैं कि फिर से वो सारे डेड क्रॉप्स पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए थे। बट उनके पास अब बैकअप प्लान था, इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से फिर से उन्हें कंट्रोल किया, और इस बार वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से विंग को अपने सीने में दर्द होता है। वो बुरी तरीके से खून की उल्टी करता है, जिससे डेड क्रॉप्स जल्दी ही उसके कब्जे से बाहर निकल जाते हैं, और वो फिर से पीछे मुड़कर गुस्से से और भी बुरी तरीके से गुस्से से वो लैंड कबीले के सारे लोग और जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर वांग जी अब पूरी तरीके से समझ गया ये सब मिला भगत है, मतलब मिली भगत है, और वो इंसान भी वैंस के साथ ही है, क्योंकि उसके आते ही ये सभी और भी ज़्यादा बुरी तरीके से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब वांग जी को उस इंसान के ऊपर भरोसा ही नहीं करना। यही सोचकर वांग जी अपने फुल फॉर्म में सभी लोगों को आने बोलता है, और फिर से वो लोग अटैक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग बुरी तरीके से खास रहा था, बुरी तरीके से खून की उल्टी करता है। वो अपने आप को फिर समझाता है, अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो फिर से उस डेड क्रॉप्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था,
बट उससे इस बार वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। शायद तक वो बहुत दूर था इसलिए। विंग चारों तरफ देखता है। वो फिर से बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये सब क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जबकि वो और भी बुरी तरीके से लेंस पे और जितने कल्टीवेटर्स है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसे देखकर वांग जी को लगता है कि इस इंसान की वजह से ही ये डेड क्रॉप्स ज़्यादा ही बुरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। इसीलिए वांग जी उन डेड क्रॉप्स के जगह पे अब विंग पे ही अटैक कर देता है। विंग जो पहाड़ के ऊपर में था, उसका फेस वांग जी को क्लियरली दिखाई नहीं दिया, क्योंकि विंग ने पूरे डार्क कपड़े पहने हुए हैं और अपने फेस में मास्क लगाया हुआ है, और दूर होने की वजह से उसका ओमेगा सैंड भी समझ नहीं आ रहा है, और वांग जी ने उसे मार्क भी नहीं किया है, जिस वजह से वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इंसान कौन है। उसे लगा कि ये दुश्मन है, तो दुश्मन को समय रहते ही मार देना चाहिए। यही इंसान है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और इतने साल हो गए हैं लड़ते हुए, जिस वजह से वांग जी को थोड़ा सा सोचने समझने में ना मुश्किल हो रही थी। अब देखो यार, भूख प्यास आप 1-2 दिन 3 दिन अगर नहीं करोगे ना, प्यासे रहोगे, खाना नहीं खाओगे, तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। कल्टीवेटर्स में ये थोड़ा स्ट्रांग रहता है, इसीलिए वो बिना खाए पिए 9 महीने 1 साल कह कर लेते हैं, जैसा तैसा कर लेते हैं। बट वांग जी ने पूरे 2 सालों तक बिना खाए पिए बस युद्ध की है, जिस वजह से उसका सोचने समझने की शक्ति थोड़ी वीक हो चुकी है। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे विंग पे अटैक कर दिया था। वही विंग जो अभी अभी संभला ही था कि अचानक ही एक तेज सी रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जिस वजह से विंग को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। विंग नीचे गिर पड़ा था। विंग बुरी तरीके से खून की उल्टी करता है। विंग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, किसने उसके ऊपर अटैक किया, क्या किसी ने उसे देख लिया है। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग कंफ्यूज हो चुका था पूरी तरीके से कि आखिर किसने उसके ऊपर अटैक किया। जब विंग फिर से खड़ा होता है, फिर से बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर फिर से एक स्ट्रिंग आता है, यानी कि एक जादुई रोशनी आती है। बट इस बार वो विंग को टच कर पाता उससे पहले ही विंग उछल कर एक पेड़ की शाखा पे खड़ा हो गया था। विंग उस पेड़ की शाखा पे खड़ा होकर देखता है कि किसने उसके ऊपर अटैक किया है। जैसे ही वो देखता है कि उसके जांगफू ने उसके ऊपर अटैक किया है, विंग शॉक हो गया था कि आखिर उसके जांगफू ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। बट फिर अचानक ही विंग को लगता है कि शायद अगर इतने दूर होने की वजह से वांग जी समझ नहीं पा रहा है कि विंग उसका दोस्त है या उसका दुश्मन। शायद तक वांग जी उसे अपना दुश्मन ही समझ रहा है। इसी सोच में विंग कहता है कि लगता है कि जांगफू मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो मुझ पे अटैक कर रहे हैं। मुझे जांगफू को बताना होगा, पर मैं कैसे बताऊं, हम बहुत दूर में हैं, और मैं अभी बटरफ्लाई मैसेज करूंगा तो भी जांगफू को कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करूं, क्या मैं उनके पास चला जाऊं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, मैं उनके पास ही चला जाता हूँ। ये बोलकर विंग उछलते कूदते हुए नीचे जा रहा था। वहीं वांग जी का वो स्ट्रिंग उन सारे डेड क्रॉप्स को मारते हुए भी विंग के तरफ भी आ रहा था। विंग को भी वो स्ट्रिंग लगता उससे पहले विंग उछलकर दूसरे शाखा पे खड़ा हो जाता। विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो चुका था। अगर वो जल्द से जल्द चांगफू के पास नहीं पहुंचा ना, तो वांगजी तो सच में आज उसका खेल खत्म ही कर देगा। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी से उछलते हुए वांगजी के पास आ रहा था। वहीं वांगजी और बाकी सारे लोग जो वांगजी के ही सपोर्टर्स थे, उन्हें लगता है कि ये इंसान उनके ऊपर हमला करने आ रहा है, तो वो लोग डेड क्रॉप्स के साथ पे विंग पे भी अटैक करने लगते हैं। विंग शॉक हो गया था कि सब लोग उसके ऊपर क्यों अटैक करे, भाई वो तो उनका दोस्त है। बट फिर भी विंग कुछ नहीं कहता, वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता, वो बस बसते हुए आगे बढ़ता है। बट जब वो बसते हुए आगे बढ़ ही रहा था और इतने सारे लोगों का एक साथ अटैक होने की वजह से विंग के ऊपर एक हमला हो जाता है, और विंग उस हमले को संभाल नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विंग बहुत बुरी हालत में आ गया था, उसके कमर में चोट लग गई थी, विंग का पैर हल्का सा मुड़ गया था।
बट वो हिम्मत जुटाता है क्योंकि अभी कमज़ोर होने का मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है। वो हिम्मत उठ जुटाता है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है। जब वो खड़ा होता है तो उसके पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। वो अपने पैरों को देखता है, वो अपने आप को हिम्मत जुटाते हुए कहता है, विंग अभी अभी ये सब सहन कर लो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ये बोलकर वो अपने पैरों को एक बार पकड़ता है और झटके से वो मोड़ देता है, मतलब उसे ठीक करने के लिए मोड़ देता है, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ था, उसकी आंखों में आंसू बन गए थे। बट विंग रोता नहीं है। विंग ने अपने आप को हिम्मत दिया और समझाया कि नहीं, ये रोने का टाइम नहीं है। वो अपने आप को फिर से संभालता है। बट जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, अचानक ही देखता है कि सारे के सारे डेड क्रॉप्स उसके तरफ ही बढ़ रहे हैं, उसको मारने के लिए। और वहीं वांग जी के सारे कल्टीवेटर्स भी विंग को ही टारगेट कर रहे थे, जिसे देखकर विंग अपने सर पे हाथ मारता है कि ये सब मुझे ही मारने पे क्यों तुले हुए हैं। बट फिर विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि अभी समझाने का टाइम ही नहीं था, और वैसे भी वो समझाएगा तो कौन ही उसका यकीन करेगा भाई। विंग ने पूरे ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए, विंग का फेस भी कवर है, उसका ओमेगा सैंड भी कवर है, कोई भी उसे महसूस ही नहीं कर पाएगा, कोई भी समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए विंग बिना कुछ बोले अपनी बांसुरी निकालता है और फिर वो बजाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसके आसपास एक डार्क ऑरा पैदा हो जाता है। एक डार्क ऑरा यानी कि पूरा वहाँ पर फॉग फॉग आ गया था, ब्लैक ब्लैक एनर्जी। और उस ब्लैक एनर्जी से कुछ घोस्ट बाहर आते हैं, और वो घोस्ट जितने भी डेड क्रॉप्स हैं उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही वो कुछ डेड क्रॉप्स के अंदर घुसते हैं, वो डेड क्रॉप्स उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाते हैं, और वो आत्मा विंग के कंट्रोल में था। तो जैसे वो डेड क्रॉप्स विंग के कंट्रोल में आता है, वो डेड क्रॉप्स दूसरे डेड क्रॉप्स के ऊपर अटैक करता है। और ऐसे करते करते विंग सभी डेड क्रॉप्स को अपने कंट्रोल में कर चुका था। वहीं ये जब सभी लोग देखते हैं, जब ये सब कल्टीवेटर्स देखते हैं, वो कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये सारे के सारे डेड क्रॉप्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या ये फिर से इनका चाल है। वो बस देखे जा रहे थे। एक इंसान विंग के ऊपर अटैक करने आता ही है कि विंग उसे जोर से धक्का दे देता है। बट वो इंसान नीचे गिरता, उसे चोट लगती कि विंग के एक घोस्ट ने उस इंसान को बचा लिया। वो इंसान कंफ्यूज हो गया था कि भाई इसी इंसान ने मुझे धक्का दिया और ये इंसान उसे बचा भी रहा है, क्या चल रहा है ये। वो सारे लोग, सारे कल्टीवेटर्स ये सब देखने लगते हैं। वो कुछ लोग मिलकर फिर से विंग के ऊपर अटैक करते हैं। फिर से विंग के जो डार्क एनर्जी है, जो घोस्ट है, वो उनके ऊपर अटैक करते, मतलब अटैक नहीं, पुश करते हैं ताकि वो विंग को हार्म ना करे। बट अगर वो गिरने वाले होते, अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो वो घोस्ट ही जाकर उन्हें सेफली लैंड करवाते। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वांग जी, शू यांग, नी मिंचू और जितने भी कल्टीवेटर्स वहाँ थे, वो सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये इंसान है कौन। क्या वो इन लोगों को हार्म करने आया है, क्या ये इन लोगों का दुश्मन है। दुश्मन है तो इन लोगों को बचा क्यों रहा है, अगर बचा रहा है तो आखिर ये है कौन। क्या इन लोगों को इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए। सभी लोग यही सोच रहे थे। बट वांग जी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो नए इंसान को अपने साथ जोड़कर अपने आप पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था। क्या पता ये इंसान उसके ही ग्रुप में आकर उनके ही ग्रुप पे हार्म कर दे तो। यही सोच के वांग जी खुद उस इंसान की तरफ यानी कि हमारे विंग की तरफ बढ़ता है। जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा है, एक पल के लिए विंग की सांसें रुक गई थी। विंग के आंखें बहुत गहरी तरीके से शाइन हो रही थी। विंग की आंखें हल्की सी लाल हो चुकी थी, जिस वजह से वांग जी समझ ही नहीं पा रहा था कि ये विंग की आंखें हैं, क्योंकि विंग की आंखें सिल्वर है और अभी विंग की आंखें लाल है। तो वांग जी समझ नहीं पा रहा था, और विंग ने अपने फेरोमोन को भी छुपा रखा था, और विंग 2 साल में बड़ा भी हो चुका था।
जिस वजह से वांग जी इसे क्लियरली समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इंसान है कौन। और उस डार्क एनर्जी की वजह से विंग के ऊपर चारों तरफ ब्लैक ब्लैक सी स्मोक है और सभी घोस्ट भी उसके आगे पीछे ही घूमे जा रहे हैं, जिस वजह से वांग जी को क्लियरली समझ आ ही नहीं रहा था। बट वांग जी खुद जाके परखना चाहता था कि भाई ये इंसान है कौन। इसीलिए धीरे धीरे से वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जैसे जैसे वांग जी की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। एक पल के लिए विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांग जी उसके बहुत करीब आ चुका था। वांग जी उसके फेस का मास्क उतारने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाता ही है कि अचानक ही एक घोष ने वांग जी को धक्का दे दिया, ताकि वांग जी विंग को हार्म ना करे, क्योंकि वो घोस्ट विंग का सर्वेंट है। और भले ही वो इंसान विंग का सपोर्टर ही क्यों ना हो, वो इंसान को वो विंग के पास आने नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहला प्योरिटी है कि वो विंग का सिक्योरिटी करे, और विंग की सिक्योरिटी के लिए वो किसी और को आने ही नहीं देगा पास। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे वांग जी को धक्का दे दिया, जिससे विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। वांग जी जो भी हल्का सा कमज़ोर है, तो वो एक पल के लिए पीछे गिरने वाला था। बट जैसे विंग देखता है कि इस घोस्ट ने उसके हस्बैंड को धक्का दिया, उसका हस्बैंड गिरने वाला है, तो विंग फुर्ती से तेजी से भागता है और वांग जी को अपने बाहों में ले लेता है। वांग जी शॉक, वहाँ जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो शॉक, क्योंकि यहाँ का सीन कुछ ऐसा था। वांग जी जो हट्टा कट्टा मस्कुलर अल्फा है, वो एक नॉर्मल से छोटे से बच्चे यानी कि 15-16 साल का तो विंग लग ही रहा था, तो उस एज के लड़के के बाहों में है। आखिर ये है कौन? आखिर उसने वांग जी को इस तरीके से क्यों पकड़ा है? वांग जी जिसे किसी का टच पसंद नहीं है, उसे किसी ने टच किया है। भाई सबके लिए शौक था। और उनका जो ये पोजीशन है कि वांग जी लटका हुआ है बीच हवा में और विंग ने उसके कमर को पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो किसी हीरो ने किसी हीरोइन को अपने गोद में पकड़ा हुआ है। वांग जी बस चुपचाप उस ओमेगा को देख रहा है। वहीं बाकी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कौन इंसान है जो ऐसा कर रहा है। वांग जी को उसने ही धक्का दिया और वांग जी को वो खुद बचा रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या ये इंसान अच्छा है, बुरा है? नहीं, ये डार्क एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है तो ये बुरा ही होगा। बट अगर बुरा है तो उनको बचा क्यों रहा है? वो सब लोग कंफ्यूज थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस ओमेगा को देख रहा था, यानी कि हमारे विंग को देख रहा था। विंग की आंखें अभी भी लाल थी, जिस वजह से वांग जी समझ तो नहीं पा रहा था। बट अब उसका दिल हल्का हल्का सा धड़कने लगता है। उसे कहीं न कहीं एहसास हो रहा था कि ये उसका कोई जान पहचान वाला इंसान है, कोई करीबी, एकदम ज़्यादा करीबी। इतने करीब होकर वांग जी का दिल धड़क रहा है। तो पहली बार वांग जी को लगा कि क्या ये उसका विंग है? उसका विंग कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका विंग मासूम है, उसका विंग कितना प्यारा है। वो ये कैसे हो सकता है? विंग को तो अच्छे से कल्टीवेशन भी नहीं आती। ये इस इंसान को डार्क कल्टीवेशन आता है। नहीं, उसका विंग ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके विंग को डार्क कल्टीवेशन कैसे आएगा? नहीं आ सकता। वांग जी ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ये उसका विंग है। बट फिर भी वो एक बार देखना चाहता था कि आखिर ये इंसान कौन है, इसीलिए वो धीरे धीरे से अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। वो विंग के फेस को पकड़ना चाहता था, विंग के उस मास्क को पकड़ना चाहता था। बट वो कुछ कर पाता कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वांग जी पीछे देखो। ये सुनते ही वांग जी की नज़र पीछे जाती है और जैसे उसने पीछे देखा वो शौक, क्योंकि वैन जुलिया उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। असल में जब वो लोग यानी कि वैन क्लैन के लोग देखते हैं कि उनका पासा उल्टा पड़ रहा है, उनके जो जितने भी डेड क्रॉप्स हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही उतरेंगे इस युद्ध में, क्योंकि उसके डेड क्रॉप्स तो अब उनका साथ ही नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से। और जब उनको दिखा कि कैसे जितने भी लैंड कल्टीवेटर्स है, लान वांग जी है, जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हैं, वो सभी किसी और ही धुन में चल रहे हैं,
किसी और ही चीज़ को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये अच्छा मौका लगा कि इन सारे लोगों का ध्यान ही इस तरफ नहीं है, तो वो इन लोगों का गोल्डन कोर ही उड़ा दे, गोल्डन कोर ही नष्ट कर दे। लान वांगजी का गोल्डन कोर नष्ट कर देंगे तो सब लोग पीछे हट जाएंगे, वांगजी उनके कदमों पे आ जाएगा। और ये अच्छा आइडिया था, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उनके करीब आते हैं। और जब वांगजी का नज़र विंग के ऊपर था, विंग के तरफ था, तभी वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। बट नी मिंजू ने ये देख लिया, वो वांगजी को सतर्क करता है। और जैसे ही वांगजी ने ये देखा कि वो उनके ऊपर अटैक कर रहा है, वो जल्दी से विंग के गोद से खड़ा हो जाता है। वो कुछ करता कि अचानक ही विंग ने उसे अपने पीछे खींच लिया, जिससे वांगजी घूमकर विंग के पीछे आ गया था। और विंग वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। वेंजुलियो, जो वांगजी के गोल्डन कोर को नष्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को समन करके वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था, वांगजी को छूने के लिए, बट वो हाथ विंग को टच हो जाता है। विंग को इतना दर्द होता है कि विंग की चीख निकल गई थी। विंग को इतना दर्द हुआ कि विंग के आंखों से आंसू आ गए थे। विंग के अंदर से ब्लैक एनर्जी विस्फोट करने लग जाती है, वो बुरी तरीके से हवा में उड़ने लग जाती है। ये चीज़ पूरे पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गूंज गई होगी। पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो जितने भी लोग थे वो सोए हुए थे, वो झटके से उठ बैठते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर इतनी जोर से किसने चिल्लाया। और हाँ, अभी तक सुबह के 5 बज चुके थे, इसीलिए बहुत सारे लोग जाग चुके थे, जिसमें से लैन कुरैन भी थे। लैन कुरैन जो सुबह सुबह उठकर बाहर मेडिटेशन कर रहे थे, अचानक ही एक जोरदार की गरज से उनकी आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो आंखें खोलकर ऊपर देखते हैं, वो कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या है, क्योंकि ऊपर आसमान में एक अजीब सा ही डार्क सा क्लाउड उस जगह बन चुका है जिस तरफ युद्ध भूमि है। लैनकुरन जल्दी से हवा पे उड़कर अपने कॉटेज के ऊपर चले जाते हैं। वो वहाँ से देखने लग गए थे कि वहाँ क्या चल रहा है, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बस वहाँ पर डार्क, बहुत काला काला सा कुछ नज़र आ रहा था। लैनकुरन जब ये देखते हैं तो वो डर गए थे कि कहीं वांग जी को और बाकी लोगों को कुछ हो ना गया हो, क्या वेंस ये युद्ध जीत गए। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने सभी लोगों को बाहर बुलाया। सभी लोग बाहर आ भी गए थे। लैनकुरैन सभी लोगों को कहते हैं कि मुझे लगता है कि युद्ध भूमि में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, हमें तुरंत ही वहाँ चलना होगा। ये सुनकर वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स जो यहाँ पर रुके हुए थे, वो कहते हैं कि हाँ, हम चलते हैं, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गए, अगर हमारे क्लैन के लीडर्स, हमारे कल्टीवेटर्स ख़त्म हो गए, तो हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेंस हमें वैसे भी मार देंगे, तो हम लड़ कर ही मरेंगे। ये सुनकर लैनकुरन भी अपना अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और जितनी भी ओमेगाएं वहाँ पर थी, वो सभी ओमेगाओं को कहते हैं कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने अपने हथियार को अपने पास ही रखना, कोई आपको हार्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई हथियार डाले, अगर आपको कोई पकड़ने की कोशिश करे, तो आप हिम्मत से लड़ना। और अगर ऐसा लगे कि आप जीत नहीं सकते उनके सामने, तो आप क्लाउड रिसेस के पीछे वाले जंगलों में एक पुराना केव है, वहाँ चले जाना। ये सुनकर वो सारी ओमेगाएं अपना सर हिलाती हैं, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, उन लोगों को भी पता है कि लैन क्लैन में क्या कहाँ पास है। हाँ, वो उस जगह जाते नहीं थे, बट पता तो था। और लैनकुरैन ने बहुत बार ये बताई थी कि अगर ऐसा सिनेरियो आया कि कभी उनके क्लैन के ऊपर अटैक हुआ और ओमेगाओं को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हुई, तो सारी ओमेगाएं उस केव में बंद हो जाना। कोई भी उस केव को बुरे नियत से खोल नहीं सकता है जब तक आप बाहर ना आओ। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो अपना सर हिला देते हैं। वहीं जैंग चैंग जब ये सुनता है, तो वो भागते हुए विंग के रूम पे पहुंचता है, क्योंकि इतना कुछ हो गया, सभी लोग बाहर आ चुके, बट विंग नहीं आया था। नी हुसैन वो डर चुका था, क्योंकि जब वो उठा था चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर, इतने शोर शराबे सुनकर, उसने देखा था कि विंग रूम पे नहीं है। वो डर गया था,
कि कहाँ गया विंग। उसने पूरे रूम को छान लिया था, बट फिर उसे पता चल गया कि विंग यहाँ नहीं है, मतलब कि वो युद्ध भूमि में ही गया होगा। वो डर के मारे बाहर ही नहीं आया था कि अगर कोई उससे पूछेगा तो वो क्या ही जवाब दे पाएगा। वो बस एक जगह पे बैठा हुआ था, वो डर से काँप रहा था कि वो जेंग चेंग को क्या ही बोलेगा। तभी नॉक नॉक होती है। जेंग चेंग चिल्लाए जा रहा था कि विंग, तुम अंदर हो, गेट खोलो। न्यूसन गेट खोलो। न्यूसन तो डर के मारे गेट ही नहीं खोल रहा था, बट बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने की वजह से न्यूसन धीरे धीरे से जाता है, गेट ओपन करता है। जैसे जेंग चेंग देखते हैं न्यूसन ने अभी गेट खोला, तो वो पूछता है कि विंग कहाँ है। ये सुनकर न्यूसन कुछ बोल नहीं पा रहा था। जेंग चेंग पूरे रूम में ढूंढता है, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी, बट विंग जब उसे नहीं दिखता तो वो न्यूसन से पूछता है कि विंग कहाँ है। ये सुनकर न्यूसन कहते हैं, मुझे मुझे माफ़ कर दो, बट मैंने सच में देखा था कि वो मेरे साथ सोया हुआ था, मुझे सच में नहीं पता। चैंग चैंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने उसका साथ नहीं दिया। तुम मुझ पे यकीन करते हो ना, मैंने सच में उसे कहीं नहीं जाने दिया, मैं सच में उसके साथ ही था। वो इतना घबराया हुआ था कि बार बार वो वही रिपीट कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, वो जानता ही नहीं है। जेंग चेंग प्लीज़ प्लीज़ उसके ऊपर यकीन करे। जेंग चेंग जब ये देखता है कि न्यूसन कितना घबराया हुआ है, तो वो उसे कहता है, मुझे तुम पे यकीन है, तुम परेशान मत हो। ये बोलकर वो नीहूसन के फॉरहेड पे किस करता है, क्योंकि नीहूसन बहुत डर चुका था, उसकी आंखों में आंसू बन गए थे। वो नीहूसन को पहले तो शांत करता है, बट फिर वो कहता है, नीहूसन अभी 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 मुझे युद्ध भूमि जाना पड़ेगा। वो लगता है पागल, युद्ध भूमि चला गया है। युद्ध भूमि में कुछ हुआ है बहुत भयानक, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कुछ हो जाए। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से बाहर जाता है। सारे जितने भी ओल्ड थे, जितने भी बुढ़े थे, जितने भी पुराने पुराने कल्टीवेटर्स थे, यानी कि जितने भी एल्डर्स थे, लैन कुरैन था, वो सारे लोग अपने अपने तलवार को लेकर उस जगह जाने के लिए निकल ही रहे थे। जेंग चेंग भी उस जगह जाने के लिए निकल रहा था, बट मैडम यू उसे रोक लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। भाई वहाँ पर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वो कैसे ना डरे, जबकि उन्हें पता है कि शायद ही ये सब बच के वापस आएंगे, और अगर उनका इकलौता बेटा भी वहाँ चला गया तो उनका कौन बचेगा। वो डरते हुए जेंग चेंग को मना करती कि तुम नहीं जाओगे, तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, 15 साल के हो। बट जेंग चेंग मना कर देता है, ये कहते हुए कि माँ आप कैसी बातें कर रहे हो। बाबा जब खुद 14 साल के थे तो उन्होंने एक सेना को लीड किया था, वो युद्ध भूमि में चले गए थे, और आप मैं 15 साल का हो गया, मैं युद्ध भूमि में क्यों नहीं जा सकता। वहाँ सब लोग हैं, मैं जाऊंगा, और वैसे भी विंग भी वहाँ है। ये सुनकर मैडम यू और भी ज़्यादा शॉक। वो कहते, विंग वहाँ है का मतलब क्या है, विंग तो घर पे ही था ना। ये सुनकर जेंग चेंग अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहते हैं, माँ उस पागल ने मेरी बात नहीं मानी और वो युद्ध भूमि में चला गया है। ये सुनकर मैडम यू अपना सर पीट लेती है। वो कहती है, क्यों तुम लोग पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। मैं किसी भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। विंग वहाँ क्यों चला गया, वहाँ वहाँ अगर उसे कुछ हो गया तो एक ओमेगा होकर वो क्यों गया वहाँ पर। कितने सारे लोग होंगे वहाँ पर, कितना ज़्यादा क्रूरता हो रही होगी, वो वहाँ कैसे सरवाइव करेगा। मैं खुद जाऊंगी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने ही वाली थी कि जेंग चेंग रोक लेता है। वो कहते हैं, माँ आपको मुझ पे यकीन है ना, मैं मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे सेफ घर लाऊँगा, आप फ़िक्र मत कीजिएगा, बस आप यहाँ रहिए। ये बोलकर वो अपनी माँ को अलविदा कहकर, नीहू सेन को कहकर कि माँ का ध्यान रखना, अपनी शीजे को कहकर कि माँ का ख्याल रखना, वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसके सभी के सभी बच्चे वहाँ पर है। हाँ यानली यहाँ है, बट विंग और जेंग चेंग तो वहाँ है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो कैसे सरवाइव करेंगी। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी लाइफ भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और इस हालत में इस एज में वो मर जाए, नहीं उनसे ये देखा ही नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसे जब वैन जुलियो ने टच किया तो विंग का गोल्डन कोर जो अभी अभी उसने बनाया था वो नष्ट हो गया।
और विंग एक ओमेगा है। जब उसका गोल्डन कोर नष्ट हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, और जब उसका गोल्डन कोर नष्ट हुआ तो उसके अंदर जो डार्क एनर्जी उसने अभी अभी सीखा था वो ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, विंग के अंदर से वो डार्क एनर्जी ज़्यादा ही रूप में बाहर निकलने लग जाती है। विंग से वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। विंग को इतना दर्द हो रहा था कि विंग की चीखें उस पूरे पूरे के पूरे जगह पे गूंज रही थी। जितने भी लोग थे वो अपने कानों पे अपने हाथ रख लेते। वहीं वांग जी जब ये देखता है, जब उसे ये आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड बाहर आता है, विंग। वो तुरंत ही विंग के पास भागता है, क्योंकि विंग ने उसे पीछे धक्का दे दिया था और डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी कि विंग की पावर को वांगजी सहन नहीं कर पाया था। वो पीछे जा गिरता है। वांगजी जल्दी से उठता है, वो विंग के पास भागता है। विंग दर्द में चीख रहा था, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी निकल रही थी। विंग को वो सहन ही नहीं हो पा रहा था। वहीं एक पल के लिए तो वैन जुलियो भी शॉक हो गया था कि ये सब क्या है भाई, ये इंसान कौन है, इसके अंदर से ये पावर क्यों निकल रही है, डार्क एनर्जी कैसे, किसी इंसान के अंदर डार्क एनर्जी कैसे रह सकता है। वो बस पैनिक किए जा रहा था। यहाँ तक कि वैन रोहान वैन वैन चाओ भी शॉक हो गए थे। जितने भी डार्क क्रॉप्स थे वो जब ये देखते हैं तो वो विंग की तरफ बढ़ने लग गए थे, क्योंकि वो डार्क एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। विंग सहन नहीं कर पा रहा तो वो चीखे जा रहा था दर्द में, और वांगजी से ये रहा नहीं गया। वो तुरंत ही विंग के पास आता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उस डार्क एनर्जी के अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उस डार्क एनर्जी ने विंग को पूरी तरीके से घेर लिया था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग यहाँ आया कैसे, विंग को ये डार्क एनर्जी मिला कैसे, विंग इतना दर्द में है। वांगजी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, वांगजी से रहा नहीं जा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो उस डार्क एनर्जी के अंदर जा सके, वो विंग को प्रोटेक्ट कर सके, विंग को बाहों में ले सके, बट उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट फिर भी विंग को दर्द में देखने के बाद वांगजी अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो दर्द में तड़पते हुए ही अंदर जाता है। विंग जो तड़प रहा था, अचानक ही वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, उसे घुमाकर अपने बाहों में ले लेता है। विंग जो तड़प रहा था, जैसे ही उसे अपने जांघों की बाहें मिलती है, वो एक पल के लिए सहम जाता है। वो दर्द में छटपटा रहा था, वो वांगजी के सीने पे मारने लगता है। विंग की आंखों से बुरी तरीके से आंसू निकल रहे थे, बट वो आंसू खून की तरह दिख रहे थे, या कहूँ तो खून ही निकल रहे थे विंग के आंखों से। विंग छटपटा रहा था। तभी वांग जी विंग को कंफर्ट करने के लिए विंग को बहुत टाइटली कस के पकड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो डार्क एनर्जी वांग जी को हार्म करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो उस घेरे के अंदर था। वो डार्क एनर्जी वांग जी के अंदर भी जाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। बट फिर भी वो अपने उस दर्द को भूल कर विंग को शांत कर रहा था। वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो विंग को कहता है, बाओबे बाओबे देखो, मैं हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा जांगफू है, शांत हो जाओ। विंग बिल्कुल भी सुनने के काबिल ही नहीं हो, मतलब उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसे बस दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि एक इंसान के अंदर से गोल्डन कोर का निकल जाना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और विंग एक ओमेगा है, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। और एक ओमेगा होने की वजह से भी छोड़ भी दो, एक गोल्डन कोर के निकल जाने के बाद विंग की बॉडी एक नॉर्मल इंसान की बन चुकी थी, और उस नॉर्मल इंसान की बॉडी में जब डार्क एनर्जी घुसने की कोशिश करती है तब बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और अब तो विंग के अंदर बहुत बुरी तरीके से वो जाने की कोशिश करी है, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से विंग की बॉडी उसे सहन ही नहीं कर पा रही है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो पूरी तरीके से तड़प रहा था। बट जब वांगजी देखता है कि विंग सुन नहीं रहा उसकी बात को, अचानक ही वांगजी उसके फेस से वो मास्क हटाता है। वांगजी विंग को देखता है। विंग इन 2 सालों में बहुत बदल चुका था। विंग की आंखें बदल चुकी थी, विंग का फेस हल्का सा बदल चुका था, क्योंकि 2 साल पहले विंग थोड़ा बच्चा था, बट अब वो अडल्ट हो चुका है।
वो 15 साल से ऊपर हो चुका है, मतलब 15 साल के करीब ही था, तो थोड़ा चेंजेस आ जाता है। विंग बहुत चेंज हो चुका था और विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। बट अभी वांग जी को मतलब ये ध्यान में ही नहीं रहा कि विंग कितना सुंदर हो चुका है, विंग कैसे है कैसा नहीं है। वांग जी बस विंग को एक बार देखता है, उसे बस विंग की चीखें सुनाई दे रही थी, दर्द भरी चीखें। वांग जी अब ज़्यादा नहीं सोचता है। अचानक ही वो विंग के फेस को उठाता है और एक बार उसे किस कर लेता है, और वो उस किस को तब तक नहीं छोड़ता जब तक विंग की चीखें बंद नहीं हो जाती। विंग तड़प रहा था, विंग वांग जी के सीने पे मुक्का मार रहा था, वो अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी अब धीरे धीरे से अपने फेरोमोन को भी रिलीज करने लगता है। वो विंग को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक अल्फा ही एक ओमेगा को कंट्रोल कर सकता है। बट जब विंग कंट्रोल में नहीं हो रहा था, उस किस से भी विंग शांत नहीं हो रहा था। वांग जी विंग को देखता है, विंग चिल्ला रहा था, वो छिटपिटा रहा था। वांग जी अचानक ही विंग के कपड़े को हल्का सा साइड करता है, वो उसके नेक में बुरी तरीके से मार्क कर देता है। अभी वांग जी विंग को मार्क इसलिए कर रहा है क्योंकि एक मार्क अल्फा ही एक मार्क ओमेगा को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगर क्या होगा और कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। ओके।